देखिए, बीजेपी तो अभी लोकसभा इलेक्शन में भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई वहाँ। अभी आपने देखा जब मोदी जी को अक्सरियत नहीं मिली केंद्र में तो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन राज्यों में भी उनका पराजय थी। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है, जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक है, पंजाब भी एक है। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, साउथ में नहीं जा रहा हूँ मैं। देखिए, बीजेपी तो अभी लोकसभा इलेक्शन में भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई वहाँ। अभी आपने देखा जब मोदी जी को अक्सरियत नहीं मिली केंद्र में तो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन राज्यों में भी उनका पराजय थी। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है, जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक है, पंजाब भी एक है। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, साउथ में नहीं जा रहा हूँ मैं। तो ये तो पहले कश्मीर डिसाइड कर चुका है, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को रिजेक्ट कर चुका है एज ए पार्टी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए इसका मतलब उसने 370 को रिजेक्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा ढिंडोरा पीटा है 370 का। सच तो देखो ये है, बहुत कटु सत्य बहुत बता रहा हूँ, 370 तो एक नाम की रह गई थी। जी जी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, आपको भी काफी अध्ययन है इस विषय में। इंदिरा गांधी के दौर में ही, बल्कि मैं कहता हूँ जो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई उसके बाद देयर वाज नो प्रैक्टिकली 370। जो कुछ भी होता था वो गवर्नर करते थे, गवर्नर केंद्र से बनाए जाते थे। गवर्नर रूल रहा लंबे वक्त तक, आपको मालूम है। और जब बख्शी साहब आए, हमारे साथ इस वक्त प्रभात कुमार राय हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कश्मीर पर उन्होंने बहुत लिखा है, कश्मीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कश्मीर के चुनाव के बारे में। 5 अगस्त 2019 को वहाँ पर धारा 370 हटा दी गई, 35 से ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित बना दिया गया। अब वहाँ पर चुनाव घोषित हो चुके हैं। चुनाव में क्या माहौल रहेगा और इसका क्या असर होगा चुनाव के बाद, क्या जब चुनाव होंगे अगर बीजेपी जीतती है तो क्या ये माना जाएगा कि 370 के फेवर में जनता ने वोट किया है? अगर बीजेपी हारती है तो क्या ये माना जाएगा कि 370 हटाने के विरोध में जनता ने वोट किया है? तो प्रभात साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मेरा एक लंबा अनुभव कश्मीर में एज ए ऑफिसर भी रहा है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सफलता के बाद जो पंजाब में टेररिज्म समाप्त हुआ तो हमको ऑपरेशन ब्लैक कोबरा में भेजा गया। गैरी सक्सेना उस समय गवर्नर हुआ करते थे और वो बड़े शानदार गवर्नर साबित हुए, क्योंकि नरसिम्हा राव ने उनको भेजा था। जगमोहन का बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं संघ वाले, लेकिन वो एक असफल गवर्नर थे। कारण क्या कि JKLF का सरेंडर हुआ उस समय और कई हज़ार गुरिल्ले हमारी तरफ आए और 1996 में इलेक्शन करा लिया गया। ये मैं थोड़ा इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा पृष्ठभूमि मालूम हो। अच्छा, आपके सुनने वालों को। आप जैसे चुनाव होने वाले हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जनता जो है वो किसको चुनेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, बीजेपी शायद अकेली चुनाव लड़ेगी या छोटी छोटी पार्टी को साथ देगी। तो क्या आप देख रहे हैं चुनाव में कौन आगे रह सकता है, कौन पीछे रह सकता है? और ये भी कि क्या अगर बीजेपी वहाँ हारती है तो क्या ये 370 हटाने के खिलाफ जनादेश माना जाएगा? देखिए, बीजेपी तो अभी लोकसभा इलेक्शन में भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई वहाँ। अभी आपने देखा जब मोदी जी को अक्सरियत नहीं मिली केंद्र में तो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन राज्यों में भी उनका पराजय थी। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है, जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक है, पंजाब भी एक है। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, साउथ में नहीं जा रहा हूँ मैं। तो ये तो पहले कश्मीर डिसाइड कर चुका है, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को रिजेक्ट कर चुका है एज ए पार्टी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए इसका मतलब उसने 370 को रिजेक्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा ढिंडोरा पीटा है 370 का। सच तो देखो ये है, बहुत कटु सत्य बहुत बता रहा हूँ, 370 तो एक नाम की रह गई थी। जी जी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, आपको भी काफी अध्ययन है इस विषय में। इंदिरा गांधी के दौर में ही, बल्कि मैं कहता हूँ जो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई उसके बाद देयर वाज नो प्रैक्टिकली 370। जो कुछ भी होता था वो गवर्नर करते थे, गवर्नर केंद्र से बनाए जाते थे। गवर्नर रूल रहा लंबे वक्त तक, आपको मालूम है। और जब बख्शी साहब आए, बख्शी आपको मालूम है, उनका भी पूरा का पूरा नॉमिनेशन केंद्र द्वारा किया गया। तो मेरा मतलब ये जो बोगी था, ये 370 एक बोगी थी बीजेपी की या भारतीय जनसंघ की। प्रेमनाथ डोगरा के वक्त से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से ये लोग सिर्फ ना, ये बीजेपी के लोग और मानव संघ के लोग मैं कहता हूँ, तो जो ओरिएंटेशन ये बोगी खेल रहे कश्मीर के अंदर। क्योंकि कश्मीर अकेला राज्य है जिसको महात्मा गांधी ने कहा था ये हमारे लिए सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब पूरा देश धधक रहा था, पूरे देश में दंगा हो रहा था, उसमें कश्मीर में एक भी घटना नहीं हुई। ये तो देखिए, इन लोगों ने वहाँ पर कम्युनलिज्म के बीज बोए। संघ के लोगों ने
पंजाब परिषद के नाम से था उस समय एक संगठन ये, तो इनका पैदा किया हुआ कम्युनिज्म है। शेख अब्दुल्ला सब जानते हैं कि वो एक बहुत सेकुलर मिजाज का शख्स था, ठीक है, उसका एक तस्वुर था कि वो एक अलग ऑटोनॉमी मिले उसे, और उसकी सजा भी उसको भुगतनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से पंडित नेहरू को घेर कर उनको जेल भेजा गया। तो ये देखिए 370 पर हम तो ये कहते हैं कि 370 एक बोगी था, आज भी बोगी है वो। अच्छा, वो एक ढकोसला है, सिर्फ प्रोपेगेंडा का हथियार है हिंदू कम्युनलिज्म को परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक हिंदू कम्युनलिज्म परवान नहीं चढ़ता मुस्लिम भी नहीं चढ़ता हूँ। और फिर मैं आता हूँ 1988 पर, सीधे 98 में रिगिंग हुआ, उसके पहले कोई टेररिज्म थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार इंदिरा गांधी ने गिराई जबरदस्ती गुल शाह को बनाया। तो ये सारे काले कारनामे कांग्रेस के हैं, और आगे बीजेपी ने उन काले कारनामों को बढ़ाया है। अगर आप सही विश्लेषण करना चाहते हैं तो अगर रिगिंग ना होता ये टेररिज्म ना होता। हमें मालूम है अच्छी तरह से किस तरह से श्रीनगर के अंदर तमाम जगह, मैं तो उस समय पंजाब में था, बहुत पास हम जाते रहते थे, किस तरह से इन तमाम लोगों को हराया गया और फिर यही लोग टेररिस्ट बने। ये श्रीनगर से जीत रहा था सलाउद्दीन, जो सबसे बड़ा आज आतंकवादी है, वहाँ पर बैठा हुआ हिजबुल मुजाहिदीन का, ही वाज विनर। तो ये सच्चाई लोगों के सामने आती नहीं कि टेररिज्म की जननी कौन है। ये जननी है कांग्रेस है, बीजेपी तो मैंने बता दिया शुरू से जननी है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उन्होंने ड्रामा किया, किसको जहर देकर मारा, शेख अब्दुल्ला ने, सब जानते हैं, हार्ट के मरीज थे वो, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। वो इट वॉज ए डेथ बाय हार्ट अटैक, जैसे लाल बहादुर का इन्होंने बनाया कि साहब उनको जहर दिया गया। तो ये तो झूठ के बहुत बड़े सौदागर हैं। और आज जहाँ तक मेरा मतलब जो आपने असली सवाल किया कौन जीतेगा, तो बीजेपी तो हार रही है वहाँ, समझ लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, मेरा जहाँ तक रीडिंग है, थोड़ा बहुत हम जब इंटरनेशनली भी ऑपरेट करते हैं अपने अखबार की वजह से, तो कश्मीर के बारे में बहुत सारा पता लगता रहता है, भले हम ना जाएं, जाते भी रहते हैं। जो बीजेपी कह रही है कि साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, ये एक एंटी मतलब देश विरोधी, जो देखिए ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी मिलकर सरकार बनाई, केंद्रीय में मंत्री थे वाजपेयी सरकार में अमर अब्दुल्ला, और बाद में भी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई अमित शाह साहब ने। तो अब ये कैसे, मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जहाँ आपने मुझे बीच में नया प्रश्न किया, ये झूठ के सौदागर हैं। शायद इतनी बड़ी, मैं नहीं कहता कि और पॉलिटिकल पार्टी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस ने बहुत झूठ बोला है, गरीबी हटाओ से झूठ शुरू हुआ 1971 से, आपको तो पता है, हम लोग तो विटनेस उस बात के, फिर इमरजेंसी में वो फलित हुआ। तो मेरा मतलब मैं ये नहीं कहता कि झूठ और पार्टियां नहीं बोलती, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ की तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सच बोलते ही नहीं है। और अब तो जब से मोदी जी हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए हैं, जब से तो सिर्फ झूठ की चल रहे हैं। 15 लाख से लेकर आप देखिए कितने झूठ है। कश्मीर के बारे में इतना बड़ा झूठ ये बोलते हैं तो कोई बोल ही नहीं सकता इतना बड़ा झूठ। देखिए ये प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल है, और ये शुरू की अमेरिका ने, अमेरिकन CIA ने बियर ट्रैप, आप किताब पढ़िए, ब्रिगेडियर यूसुफ ने लिखा है कि जब सोवियत यूनियन से युद्ध हो रहा था, समझे, और जिस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा किया, जैसे मोहम्मद खड़ी की, उसी समय ये प्लान हुआ कि कश्मीर को कैसे लिबरेट किया जाए। ये पाकिस्तान का दम नहीं था, ये पूरी की पूरी साजिश जो है वो इंटरनेशनल है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं, 4 बार हम पीट चुके हैं उसको, उसकी हिम्मत ही नहीं है, सीधा हमसे लड़ ही नहीं सकता। ये प्रॉक्सी वार शुरू हो रहा है अमेरिका ने। लेकिन जो बीजेपी सरकार है या और जो भी पहले सरकारें रही हैं, वो हमेशा ये कहती रही कि पाकिस्तान वहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, आतंकवादी भेजता है। तो बकौल आपके पाकिस्तान का हाथ नहीं है इसमें, अमेरिका सब कुछ नहीं। अब पाकिस्तान तो एक टूल है, तेरा मतलब जो डिज़ाइन किया है वो अमेरिका ने किया है, पाकिस्तान तक इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि मिलिट्री जो है वो उसके हाथ में। अभी आपने देखा इमरान खान को किस तरह से बर्खास्त किया गया है, जरा सा झटका हो गया उसका, वो मिल गया पुतिन से जाकर। अभी लेटेस्ट बात है, आपको खूब याद होगी, और क्या हश्र हुआ उस आदमी का, और कितनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी अभी वो। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी धीमे धीमे मजबूत हो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मरवाया, किसने तख्ता उलटवाया, जिया उलट का। तो पूरा सिलसिला जो है ना वो अमेरिका का है, पाकिस्तान में। अच्छा, जो बीजेपी है वो कश्मीरी पंडितों का बहुत ज़्यादा बात करती है, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इनको इक़्तिदार में 10 साल हो गया हुए, तो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बल्कि वहाँ पे जो टारगेट किलिंग हुई है, वहाँ पर कई कश्मीरी पंडित मारे गए, सरकारी अधिकारी वो मारे गए। और टेररिज्म जो है वो अभी भी वहाँ रुका नहीं है, जबकि इनका दावा था कि साहब 370 से हटने के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। एक बार उन्होंने ये कहा कि साहब नोटबंदी से हम कमर तोड़ देंगे आतंकवाद की, तो वो तो अपनी जगह है। देखिए, तो नहीं, मैं याद हूँ कि 370 हटाने का इनको फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ।
देखिए मैं बताता हूँ, पहले जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से ही आते थे। ज़्यादातर टेररिस्ट शुरू में तो अफगान आए, क्योंकि देवर फाइटिंग इन काबुल। ये जो जितने भी तालिबान क्रिएट किए, पाकिस्तान ने क्रिएट किए, पहले शुरू में के अंदर प्राइमरी दौर की बात बता रहा हूँ, जबकि JKL सक्रिय था। उसके बाद हिजबुल हुआ, JKL ने सरेंडर कर दिया 93 में। सबसे बड़ी सफलता ये मिली। यासीन मलिक, जिसको आप सबसे बड़ा विक्टिम बना रहे हैं, उसने कई हजार गुरिल्ला को सरेंडर कराया। समझे साहब, उन्होंने यासीन मलिक को भी बंद कर दिया। इन्होंने हर वो चैनल बंद कर दिया जिससे लोग वापस आ रहे थे। समझे, जो गए थे वो सारे चैनल आ रहे थे। सबसे बड़ा तो हत्या देखिए, सभी दोषी हैं इसमें। यूसुफ तारागामी बहुत बड़ा लीडर है CPM का। उसकी कोशिशों से क्या हुआ कि कूका पारे का सरेंडर हुआ, उसी के इलाके का, अनंतनाग का। कूका पारे कौन था? इतना बड़ा टेररिस्ट है, इख्वानुल मुस्लिमीन का। वो इख्वानुल मुस्लिमीन हमारी मिलिट्री के साथ काम करती है आज। तो ये बहुत छोटा वक्त है आपके पास, इसलिए बहुत ही मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये बातें। बहुत मुख्तर आपने वक्त दिया है। और भी था कि जो 370 थी, ऐसे ही कई राज्यों में जो खासतौर से हमारे पहाड़ी राज्य हैं, जैसे मणिपुर है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर 371 लागू है, 371, और उसमें कमोबेश वही चीज़ें हैं जो 370 में थी। तो क्या दिक्कत थी? क्या सिर्फ इसलिए दिक्कत है कि वो एक मुस्लिम बहुल राज्य है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, ये दिक्कत सिर्फ प्रोपेगेंडे की थी, झूठ बोलने की थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 370 हटाने के बाद बल्कि जो लोकल हमारे नौजवान हैं वो ज़्यादा टेररिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का जितना बड़ा आलम कश्मीर में है ना, कश्मीर की बेसिक प्रॉब्लम पर कोई बात नहीं करता। आप देखिए 20% से ज़्यादा नौजवान आज बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार तो क्रिमिनल भी बनेगा, जहाँ से जो मिल जाएगा, टेररिस्ट भी बनाना उसको आसान है, सब कुछ बनाना आसान है, बेरोजगारी आसान है। कि भूख की पेट जो है ना, वो क्या है कि वो आग लगा देती है। नीरज ने का पंक्ति भाई साहब हमें सुना देते, कटोच जी कई बार सुना था कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। दैट इज द रियलिटी। अच्छा, अब हमारे यहाँ कितने क्रिमिनल से उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, क्या वो माँ के पेट से पैदा हुए? ये जो भाजपा है हमारी, जो कश्मीर करती है, तो ये उत्तर भारत के जो हिंदू वोटर हैं उनका ध्रुवीकरण करने के लिए। बिल्कुल मैंने कहा ना, जो हिंदू कम्युनलिज्म है ना, चाहे मुस्लिम कम्युनलिज्म या मुल्ला पैदा करें या पंडे पैदा करें, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये आप समझ लीजिए, कश्मीर में जो हिंदू कम्युनलिज्म है ना, इंदिरा गांधी ने भी अपनाया था इसको, एक बार आपको याद होगा, पूरा इस्तेमाल किया था जम्मू के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के गुनाह भी कम नहीं है, और इनके गुनाह तो बिल्कुल ऐसे हैं कि आप आसमान छू रहे हैं। समझिए, कांग्रेस फिर भी रिपेंट करती थी, इमरजेंसी पे उसने रिपेंट किया, अपनी गलतियों को माना। कांग्रेस में इनमें यही फर्क है, क्योंकि कांग्रेस ओरिएंटेशनली कम्युनल नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्टिकली कम्युनल है। वो मौका पाते ही कम्युनल बनती है, कास्टिस्ट बनती है, जैसे अभी बन रही है आजकल जातीय जनगणना फंडगणना, जाने क्या क्या कर रहे हैं लोग, है ना। बेसिकली हिंदुस्तान में धर्म और जात दो ऐसे फैक्टर हैं जो एक दूसरे को लगाते हैं, डिवाइड एंड रूल। कश्मीर में भी यही हुआ है। कश्मीर में हिंदू को मुसलमान से कैसे लड़ाया जाए, इसकी साजिशें 1948 में शुरू हो गई थी और आज तक निरंतर जारी हैं। में जब कश्मीरी पंडित निकले, जगमोहन थे, RS के थे अपने, और ये आरोप लगाते हैं कि साहब कांग्रेस के शासन में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। ये बड़े बड़े नेता कहते हैं बीजेपी के, झूठ है। लेकिन जबकि हकीकत ये थी कि उस वक्त VP सिंह की सरकार और बीजेपी को समर्थन था आउटसाइड से बाहर। तो इसमें कांग्रेस कहाँ थी? इसमें तो VP सिंह थे या बीजेपी थी। तो बीजेपी ने उस वक्त क्या किया? समर्थन वापस नहीं लिया कश्मीरी पंडितों के इशू पे। उन्होंने लिया किस पर समर्थन? राम मंदिर, अडवाणी पर। अडवाणी ने 10,000 लोग कत्ल कराए इस मुल्क में, सब जानते, दंगे हुए अडवाणी की रथ यात्रा की बदौलत। कश्मीर तो कोई इशू नहीं था उसमें। जिस वक्त जो है मुफ्ती जो थे वो होम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, VP सिंह की सरकार में मुजफ्फरनगर से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उनकी बेटी का अपहरण हुआ, रूबिया सैयद का, और उसके एवज में जो कुछ टेररिस्ट छोड़े गए, वो तो बात करेंगे ये लोग। और कंधार की वजह से, कंधार हाईजैक की वजह से जसवंत सिंह खुद टेररिस्ट को ले गए। जैसे मोहम्मद के सबसे बड़े सरगना को है कौन ले गया? जसवंत सिंह। किसने? अमृतसर में विमान जब था तो क्यों नहीं रेड होनी थी उसको? क्यों नहीं कमांडो रेड हो सकती थी? आप पूछिए फौजी अफसरों से, हम साथ रहे उनके, बहुत सारे लोगों के। वो चाहते, हमारे लोगों का कहना है कि हम 15 मिनट के अंदर वहीं पर विमान को खाली करा सकते थे, उनको मार सकते थे, जानबूझकर जाने दे गया। वो हर चीज़ जो बढ़ावा दे हिंदू मुस्लिम डिवाइड को, दे डू इट। इनका पूरा एजेंडा ये कि किस तरह से बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों का एजेंडा था, जो मुस्लिम लीग बनाई, उन्होंने हिंदू महासभा बनाई, वो आज तक डिजाइन जारी है। और ये जो जाहिल हमारे लोग हैं ना,
जाहिल लोग, अंधभक्त भी कहते हैं हम लोग उनको आजकल, वो उनका समर्थन करते हैं दोनों कौमों में, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी हैं। मुल्लाओं के बहकावे में बहुत सारे जो है आज भी जो है गजनवी हिंदी का बात करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जीत लेंगे। अभी बहुत से मैंने कहते थे कि वहाँ पर के हंस के लिया है हिंदुस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। आपको पता है ना, तो ये जाहिलों की कौम है। ये तो कुछ नहीं है, तो गजबा हिंद वगैरह की बात तो ज्यादातर यही करते हैं बीजेपी वाले, ऐसा कोई नहीं, इमोशन दोनों तरफ है। देखिए ऐसा एक आम मुसलमान को तो मालूम भी नहीं गजबा हिंद कुछ भला भी है कुछ, आम मुसलमान को तो कुछ भी मालूम नहीं, आम हिंदू को भी कुछ भी मालूम नहीं पॉलिटिक्स के बारे में क्या उसके साथ हो रहा है। प्रश्न है कि इमोशन पर पूरी राजनीति खेली जाती है, सांप्रदायिकता। मेरठ में नहीं देखता 87 का दंगा, आपको याद नहीं है? जितने भी दंगे हमें याद है 1962 से, तो मुझे याद है, सब भावनाओं पर होते हैं। कोई पर्सनल घटना होती है और उसको कम्युनलाइज कर दिया जाता है। तो ये सब जगह है, ये तो मेरठ का नहीं है। मेरठ में क्योंकि हम पैदा हुए, हमने खूब आंखों के सामने देखा। फिर मैं तो 9 वर्ष रहा मैं कश्मीर में लगभग, तो हमने तो आंखों से देखा किस तरह से जो है ना सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाता है, किस तरह से लड़ाया जाता है, किस तरह से फतेह हासिल की जाती है। ये सब पॉलिटिकल वोट बैंक का खेल है हिंदुस्तान में। कुछ नहीं, हिंदुस्तान में इंसान है नहीं, वो तो वोट बैंक है। कोई जात नहीं यहाँ पर, वो वोट बैंक है। कोई मजहब नहीं है, वो भी वोट बैंक है। मुसलमान भी वोट बैंक है, हिंदू भी वोट बैंक है। ये एक हकीकत है, जिंदा हकीकत। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, आखिरी सवाल है, तो आके भी बात करेंगे। मौजूदा सरकार का क्या भविष्य लग रहा है? क्या सरकार गिरेगी? क्या नीतीश और ये नायडू वगैरह साथ रहेंगे या कुछ? देखिए, नीतीश बाबा जो हैं हमारे दोस्त भी रहे हैं, हम भी जे मूवमेंट में साथ ही थे, और उनका करेक्टर, इनका इतना ढुलमुल करेक्टर है, आप कई बार देख चुके हैं इनके कारनामे। अगर ये चारों इलेक्शन हार गए, हरियाणा वाला तो हारने वाले हैं, झारखंड वाला भी हारने वाले हैं, तो नीतीश बाबा अपने आप पलट जाएंगे। नायडू की नहीं करना। उन्होंने तो कहा है कल ही कि हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे वो तो कितनी बार क्या क्या कह चुके हैं। हमने 2 बार गलती कर दी। अरे आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं सरकार, आपको तो मुझसे ज्यादा याद होगा कितनी बार क्या क्या कह चुके हैं नीतीश कुमार, क्या क्या कह चुके हैं, कितनी बार आ चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं। और मोदी की सरकार जो है इन्हीं 2 पायों पर खड़ी है आज, नायडू की, चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की। जिस दिन एक भी पाया हिल गया, ये सरकार धराशायी हो जाएगी। कुछ भी नहीं है सरकार में। तो फुट पे है सरकार। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेज दिया, ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया, और भी कुछ चीजें, कुछ किसकी वजह से? अग्निवीर योजना, उसमें अभी इन्होंने ये किया है कि 4 साल के बाद 25 नहीं 50% बच्चे सेना में जाएंगे। तो बदल रहा है कुछ माहौल पहले की तरह? बहुत बदल रहा है, डरे हुए हैं, खौफजदा है। अभी क्या कहा उसने, जो लोग जबरदस्त ढंग से जातीय जनगणना के खिलाफ है, मैं भी समर्थक नहीं हूँ उसका। अभी क्या क्या आरएसएस ने, देवरस ने, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, भागवत जी ने, हाँ सॉरी देवरस नहीं, भागवत जी, सॉरी यार, देवरस कहाँ से आ गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है, मैंने कहा ना मैं नाम भूल जाता हूँ आजकल, तो आपके सामने ही आ गया। जो भागवत जी हैं वो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये मौका परस्त लोग हैं, जो कम्युनल हैं, जो कास्टिस्ट लोग हैं, वो सिर्फ मौका परस्त हैं। और मौका परस्ती का कोई सिद्धांत होता नहीं, कोई असूल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। उनका मकसद तो है कि एक इलेक्शन जीत ले, अब अगले इलेक्शन को कैसे जीता जाए, दैट इज ओनली देयर एजेंडा। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, और पार्टियां भी कुछ ऐसी हैं, सब पार्टियां नहीं है लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनका पर्पस सिर्फ है कि स्टेट्समैन, अब्राहम लिंकन कहता था स्टेट्समैन अगली जनरेशन के बारे में सोचता है और पॉलिटिशियन अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है। दे आर द पॉलिटिशियन, इनमें एक भी स्टेट्समैन नहीं है, एक भी नहीं है। हम तो वैसे राजनेता कहते हैं, ये तो बहुत ही सड़ियल किस्म के नेता हैं। अब से 2 साल पहले तक ये सोच थी कि साहब राहुल गांधी कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे राजनीति में, हाँ, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर अपने को साबित किया, 2 सीटें की। तो जो पहले पार्ट टाइम जो राजनीति करते थे वो फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो 99 सीटें आई हैं सिर्फ राहुल की मेहनत है, और जो नैरेटिव बदला है सियासत का वो भी राहुल की देन लग रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए मेरा अपना सोचना ये हो सकता है आप मुझसे असहमत हों, है ना। कांग्रेस जब तक नहीं लौटेगी या वो वजूद नहीं पैदा होगा जबकि वो गांधी और नेहरू की कांग्रेस का पुनर्जन्म नहीं होगा। गांधी और नेहरू की कांग्रेस क्या थी, वो आखिरी आदमी की बात करते थे, वो योजना में कौन था। इंदिरा गांधी ने भले कुछ ना किया हो लेकिन उसकी बात तो की गरीबी की। कांग्रेस जब तक कॉर्पोरेट की पार्टी रहेगी, कॉर्पोरेट की पार्टी होने की वजह से देखिए ग्लोबलाइजेशन किसने किया, मनमोहन सिंह ने, किसने जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को हिंदुस्तान में इन्वाइट करा, ये तो उसकी अंतिम परिणति है बीजेपी वाले तो।
इनिशियली कांग्रेस ने अपनी पुरानी समाजवादी नीतियों का पूरी तरह तिरस्कार किया, उनको अबेंडन किया, नतीजा उसके सामने आया। मेरा कहना मतलब राहुल का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इंसान का होता भी नहीं, इंसान तो आते और जाते हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं, जैसे गांधी यूनिवर्सल है देश में, है ना, पंडित नेहरू भी यूनिवर्सल है। क्यों यूनिवर्सल है? कि वो आधारशिला जो पब्लिक सेक्टर की थी, जिसने कि प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस किया, हमने एक मध्य मार्ग बनाया, है ना, ये तो अपना, हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी तो थे नहीं, लेकिन बहुत सोवियत संघ के हम बड़े पक्के दोस्त रहे, आपको पता है, उनकी मदद से बड़े बड़े हमने प्राइवेट बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट किए पब्लिक सेक्टर में, आपको पता है, इतनी बड़ी रेलवे, इतना बड़े स्टील के कारखाने, सब जानते हैं। अच्छा। लेकिन राहुल जी अगर उन नीतियों पर लौटते हैं, वो गरीब की बात करना काफ़ी नहीं है, बल्कि गरीब के साथ खड़ा होना और उसकी योजनाएं बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, और खुलकर कॉर्पोरेट का विरोध करना। लेकिन वो आजकल तो कर ही रहे हैं, वो A1 A2 का विरोध करते हैं। दूसरा ये कि जो काम आज की तारीख में मोदी सरकार कर रही है, मैं ये समझता हूँ, शायद आप भी सहमत हो ना हो उस चीज़ से, लेकिन मुझे लगता है कि काम कांग्रेस करने वाली थी। सार्वजनिक जो उपक्रम है वो चर्चा शुरू हो गया था। हाँ, इट वाज इनिशिएटेड, बैंक वर इनिशिएटेड प्राइवेटाइजेशन टोटल। लेकिन हमारे मित्र हैं मिस्टर धर्मवीर कटोच, उनका कहना यह है कि साहब कांग्रेस जो काम कर रही थी तो धीरे धीरे इसको कर रही थी, लेकिन जो मोदी सरकार है उन्होंने एकदम एक तरीके से गंडासा चला दिया। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, ये तो भ्रष्टता की, दुष्टता की, प्राइवेटाइजेशन की, गरीबों की दुश्मनी की चरम परिणति है। मैं पहले कह चुका हूँ आपसे, कांग्रेस इसको शर्म करके, धर्म करके कर रही थी, उनको शर्म आ रही थी। गांधी का नाम लेते थे, राजघाट में जाते थे, अपने पुरखों को याद करते थे, तो उन्हें लगता था यार धीमे धीमे चलो, तभी एक्सेप्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता उलट जाए, और उलट ही गया अंत में। अंत में क्या हुआ? 50 सीटें शर्मनाक, वो 130 साल पुरानी पार्टी, हाँ 44 थी, 50 बाद में आई। तो मेरा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी तो इस देश की आत्मा है। कम्युनिस्ट पार्टी वहां से निकली, सोशलिस्ट पार्टी वहां से निकली, क्या होगा? लेबर ग्रुप्स तो थे, लिमय कहाँ थे, लोहिया कहाँ थे, नंबूदीप बात कहाँ थे? आप किसी बड़े लीडर का नाम लीजिए, देवर ऑल कांग्रेसमैन। जेपी कहाँ थे? कांग्रेस देश की आत्मा में बसती है, और कांग्रेस ने अपनी आत्मा को ही कुचला है, मैं ये कहता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह नहीं, ये तो हिंदू महासभा में थे, नेहरू ने मंत्री बनाया, वो अलग बात है, वो तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द पर्सन हु मेड गवर्नमेंट विद द मुस्लिम लीग इन बंगाल। ये मुस्लिम लीग, और मैं जो बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों कम्युनलिज्म, ये मेरे बात हो सकता सहमत ना हो, ये एक दूसरे के पूरक सिक्के हैं। सही बात है। ये जिहाद जहाँ होगा वहाँ पाखंड पंडों का भी होगा। चलिए, अब थोड़ा सा वक्त हमारे पास कमी है, और राय साहब को भी कहीं जाना है किसी प्रोग्राम में, तो आप थे प्रभात कुमार राय, और उन्होंने अपनी कई, हम बात करने आए थे कश्मीर के मुद्दों पर, लेकिन उन्होंने इतनी बातें की हैं कि बहुत चीज़ें हमें जो भी मालूम थी वो उन्होंने बताई, और मौजूदा राजनीति के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। आपका शुक्रिया, आप कटोच जी को ले आए, सिंघल साहब को ले आए, इन भाई